मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है? देखो आज अपन देखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। डी मॉर्गन्स लॉ जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स विल बी इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट्स, है ना। एंड सेकेंड था कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट विल बी इक्वल टू यूनियन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट्स। ये डी मॉर्गन्स लॉ का स्टेटमेंट होता है। इसको अपन वेन डायग्राम की हेल्प से आज प्रूव करेंगे। कल आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, वो कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। डी यस मॉर्गन्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। डी मॉर्गन्स लॉ दो है ये, है ना, दो है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट इसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू intersection of their intersection of Morning, sir. their good morning, intersection of their complements। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन of two sets is equals to union of their complements, union of their complements। ये लिखा है अपन ने डी मॉर्गन्स लॉ का स्टेटमेंट, है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू यूनियन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट्स, है ना। स्टेटमेंट और इनका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है कि ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। ये तो मैंने जो पहले लिखा है उसका मीनिंग है। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट, है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट विल बी इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट्स। इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है। ये फर्स्ट लॉ है अपना। और सेकंड होता है इसका और सेकंड होगा ए
इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट ए डैश यूनियन बी डैश। सेकंड जो अपन ने लिखा है एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट विल बी इक्वल टू यूनियन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वन बाई वन इनको वेन डायग्राम की हेल्प से अपन ट्राई करते हैं। एक में कराऊंगा, एक आप लोग करोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये होगा अपना वेन डायग्राम, इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट किया, नोट कर रहे हो? क्लियर? रियल नोट कर लिया क्या? सर 2 मिनट। सर हो गया? हो गया क्या? सर एक बार इन लाइंस का वापस समझाओ ना एक बार। ये जो लिखा हुआ है यही है ना यार, ये जो लिखा हुआ है यही है लाइंस। तो भाई कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट किसका लेना है? दो सेट के यूनियन का। ये तो लिखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। ये तो है यूनियन ऑफ टू सेट्स और इसका है कॉम्प्लीमेंट। तो ये लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। ये तो इसका मीनिंग हुआ। एंड विल बी इक्वल टू व्हाट? ये क्या है? ये दोनों चीजें, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है और कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है। तो विल बी इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन है। ये लिखा हुआ है। क्लियर है पीएल? यस सर। क्या हो गया? ठीक है, बोलो। ठीक है, मिटा दूं रियल इसको? यस सर। अब इनका प्रूफ देखते हैं अपन वेन डायग्राम की हेल्प से। देखो इनके प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले का देखते हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले एलएचएस बनाएंगे, वन बाय वन करेंगे। पहले ए यूनियन बी ले लेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। क्या होता है किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट? किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कैसे निकालते हैं? बोलो। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल सेट माइनस कोई सा भी, मतलब ए सेट ऐसे है। यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके एलिमेंट को माइनस कर दो, u माइनस ए, है ना। एक्स एज दैट x बिलोंग्स टू u बट एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। इसकी बात करें, एलएचएस निकाल रहे हैं ना, तो सबसे पहले अपन ए यूनियन बी बना लेते हैं। ये है अपना यूनिवर्सल सेट। ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। इसके बाद में सेट ए, सेट बी, ठीक है ना। सेट ए, सेट बी। ए यूनियन बी क्या होगा बताओ पहले तो? ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी
इस एरिया को शेड करना है मेरे को, बोलो। सर ए और बी दोनों सर्किल्स। हाँ, दोनों सर्किल कंप्लीटली शेडेड हो जाएंगे। ये है अपना ए यूनियन बी। अब मेरे को नेक्स्ट स्टेप में निकालता हूं मैं इसका इंटरसेक्शन, सॉरी इसका कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो जाएगा कि जो एरिया इसमें छूटा हुआ है उसको तो शेडेड कर दो और जो इसमें शेडेड है उसको ब्लैंक रहने दो। यही होता है भाई, यूनियन में से माइनस करना है, सॉरी यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। इसका क्या मीनिंग हुआ? अब मेरे को यहाँ पे निकालना है ए यूनियन बी जो आपका है उसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इस पूरे एरिया में से जो एरिया इसमें कवर हो रहा था उसको छोड़ दो, बाकी को फिल कर दो, तो सर्किल के अलावा बाकी वाला एरिया सारा आ जाएगा। बोलो। यस सर। ये हो जाएगा, ठीक है सही। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को? ये हो गया अपना LHS ए यूनियन बी, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब RHS को सोल्व करते हैं। इधर RHS को सोल्व करने के लिए मेरे को ए डैश निकालना पड़ेगा, बी डैश निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का क्या कर दूंगा, इंटरसेक्शन ले लूंगा, ठीक है ना। ए डैश बी डैश बनाता हूँ पहले। बताओ यहाँ पे जब मेरे को ए डैश बनाना है तब क्या करना पड़ेगा? ए डैश बनाना है तो क्या करूं मैं? सर ए वाले सर्कल को छोड़ के पूरा शेड हो जाएगा। इस ए वाले एरिया को छोड़ दो सर्किल को, बाकी सारे को शेड कर दो। ठीक है ना, ए को छोड़ दो, इधर बी वाले को छोड़ के बाकी सारे एरिया को शेड कर दो। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? ये यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? बिल्कुल इजी है वेन डायग्राम की हेल्प से सेट की स्टडी। जहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, बोलो। नो सर। ठीक है, अब दोनों का क्या लेना है, दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं अपन, सर इंटरसेक्शन में क्या दोनों में करते जो हैं, कॉमन है कॉमन वाले जो को लेते कॉमन हैं। है उसको फिल कर देंगे, बाकी को ब्लैंक छोड़ देंगे। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है देखो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जब मेरे को बनाना है तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? सर सर्किल को छोड़ के जो यूनियन है। सर बाहर वाला दोनों में पार्ट। कॉमन आ रहा है। हाँ, केवल दोनों सर्किल नहीं आ रहे। देखो ये वाला सर्किल तो इसमें नहीं आ रहा और इधर वाला सर्किल जो है वो इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। तो दोनों सर्किल को तो आपको कंप्लीटली छोड़ना पड़ेगा, बाकी वाले पार्ट को आपको शेडेड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सर्किल को छोड़ते हुए बाकी सारे एरिया में ठीक है। अब देख लो दोनों की, दोनों सेम आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है ना। सर लेकिन इसके अंदर जो दो सर्कल क्रॉस कर रहे हैं ना वहां पर भी तो दोनों में कॉमन है, मतलब कहाँ आ रहा है कॉमन? देखो ना, ये इसमें भी छूटा हुआ है, इसमें भी ब्लैंक है और इसमें भी ब्लैंक है। हाँ दोनों में ब्लैंक है ना, तो दोनों में कॉमन हो गया ना।
कॉमन नहीं, कॉमन का मतलब ये नहीं है, कॉमन का मतलब आंसर, आंसर जो अपना सॉल्यूशन है उसको तो अपन शेड से दिखाते हैं भाई। ए डेस का पार्ट ये जितना भी एरिया अपन ने शेड किया हुआ है, बी डेस का पार्ट जितना भी अपन ने एरिया शेड किया हुआ है, ठीक है ना, जितने भी अपन ने लाइन फिल कर रखी है वो अपना ए डेस का पार्ट है। और बी डेस का, अब ए डेस और बी डेस में क्या कॉमन है भाई, जितना एरिया शेड किया हुआ है वो कॉमन देखना है अपने को, जो ब्लैंक है इस तरीके से थोड़ी देखना है। ए और बी में क्या कॉमन है ये नहीं देख रहे अपन, ठीक है, ए और बी में क्या कॉमन है वो नहीं देख रहे अपन, अपन देख रहे हैं कि ए डेस और बी डेस में क्या कॉमन है। इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट करो और दूसरा ट्राई करो, सेकंड लो, सेकंड लो ट्राई करो। तो ये दो डीमोर्गन्स लॉ होते हैं ना, डीमोर्गन्स लॉ के प्रूफ पूछे जाते हैं सीधे सीधे एग्जाम में। तो इनको जब भी आप करेंगे ना क्वेश्चन तो पेंसिल वगैरह की हेल्प से करें, ऐसे डायरेक्टली बनाने, पेन वेन से बनाने नहीं बैठ जाए रफली। थोड़े बड़े बड़े डायग्राम बनाए ताकि क्लियरली विजिबल हो, है ना, क्योंकि सारा खेल डायग्राम का ही है इसमें, तो वेन डायग्राम। हो गया है? रियल नोट कर लिया क्या? दूसरा ट्राई कर रहे हो तुम लोग, दूसरा करो। सर दूसरा वाला कर रहे हैं। सर दूसरा वाला भी हो गया। ठीक, दोनों सेम आ रहे हैं दूसरे में, दोनों सेम आ रहे हैं क्या? LHS RHS इक्वल आ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, ये सेंड कर देना आप लोग, दूसरा वाला का सोल्यूशन कर देना, उसके बाद आगे देखते हैं अपन। तो ये था अपना डीमोर्गन लॉ। देखो ये जो अपन ने चीज पढ़ी थी डीमोर्गन्स लॉ, ये भी इसी में आ सकती है ना। अपन देख रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ, है ना, अपन ने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, इसी तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट में ही है ये भी। और कुछ और प्रॉपर्टीज और देखते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, ना प्रॉपर्टीज। जैसा अपन ने यूनियन पढ़ा, यूनियन के बाद अपन ने देखी थी प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, है ना, यूनियन आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, लॉ ऑफ यूनियन, लॉ ऑफ नल सेट, इस तरीके से, सॉरी, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ नल सेट, ये देखे थे। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट अपन ने पढ़ा, तो उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, जिसमें से ये जो अपन ने अभी ये देखा था डीमोर्गन्स लॉ, वो भी इसी का ही पार्ट है, वो भी कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज में आती है। कुछ और देखते हैं, जैसे एक है कॉम्प्लीमेंट लॉ,
ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है? कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है? दो कॉम्प्लीमेंट लॉ है यहाँ पे, है ना। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लॉ जो है वो ये है, ए यूनियन ए डैश। क्या होगा ए यूनियन ए डैश? बोलो, ए यूनियन सर ए डैश क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आ जाएगा पूरा ना, पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड है ए इंटरसेक्शन ए डैश। भाई यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ले लिए किसी सेट के उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, इसका क्या आ जाएगा? तो 5। फाई आ जाएगा, नल सेट है ना, इसका आ जाएगा नल सेट। कोई भी कॉमन नहीं होता दोनों चीजों में। तो भाई अपन इसको निकालते ही ऐसे है कि यूनिवर्सल सेट में से जो एलिमेंट है वो सारे हटा दो एक है, तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो यहाँ पे पूरे का पूरा यू आ जाएगा। इसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट लॉज, है ना। और इसके बाद में डी मॉर्गन लॉ आपको पहले से ही बता दिया मैंने। और इसके बाद में एक आता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ आपको, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब तो ये है कि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है, उसका वापस से कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो क्या आ जाएगा? सर सेट ए। सेट ए। ठीक है ना। इसके बाद में ए का अपने पास में लो ऑफ नल सेट, लो ऑफ नल सेट, लो ऑफ नल सेट मतलब किसी नल सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो क्या आएगा? बोलो, सोच समझ के जवाब देंगे। नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं सर तो पूरा यूनिवर्स। हाँ, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा इसका आंसर। किसी भी अगर कोई इस तरीके से रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, उसमें से कुछ भी नहीं फिल किया अपन ने, तो उसका जब अपन अपोजिट लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो ये आ जाएगा। और इसी तरीके से एक है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब ये है कि अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लो तब क्या आएगा? बोलो, 5। फाइव। फाइव आ जाएगा Five, ना। ये बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है, बेसिक सी चीजें हैं जिनको अगर अपन चाहें तो जल्दी जल्दी से वेन डायग्राम की हेल्प से वेरीफाई भी कर सकते हैं। वैसे भी पता है अपने को तो, है ना। जैसे इसकी बात करूं मैं, इसकी बात करूं तो अगर आपको नल सेट बनाना होगा, कभी भी आपको नल सेट बनाना होगा तो कैसे बनाओगे? ये बॉक्स बना दो केवल, ये नल सेट है। जब तक आप इसमें फिलिंग नहीं करोगे, भाई शेडिंग जो आप करते हो वो बताता है कि ये वाला एरिया आपका सॉल्यूशन है। तो ये किसका वेन डायग्राम है? नल सेट का। ठीक, खाली छोड़ रखा आपने पूरा, ठीक है ना। अब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे, जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो भाई ऐसा ही तो करते हो, जो इसमें था उसको उसको छोड़ दो, बाकी सबको फिल कर दो। तो इसमें तो कुछ भी नहीं था, जब आप इसका डेस लोगे तो पूरा फिल करना पड़ेगा आपको। बोलो, ठीक है, yes sir. ठीक है ना। तो ये, और जब आपने पूरा फिल कर दिया तो ये यू के सर। इक्वल ही हो गया। हाँ बोलो, बोलो क्या बोलो। एक बार ए यूनियन ए डैश का बनाओ ना वेन डायग्राम। हाँ, इसका बनाता हूँ, 1 मिनट। पहले ये समझ लो तुम कि अगर तुम्हारे बाई चांस ये आ जाता है कि नल सेट का वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है ना, नल सेट का वेन डायग्राम बनेगा ये वाला, ठीक है ना। और यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम बनाना है, यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम बनाना है तो बनेगा, सर्किल बना दो, उनमें फिलिंग नहीं करो तो भी नल सेट का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। भाई आपने कुछ फिल नहीं किया है तो भी ये नल सेट का है, उससे मतलब नहीं है। अब देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर इसको देखते हैं अपन। इजी है वैसे तो। कर लिया इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? रियल नोट कर रहे हो क्या? सर हो गया। ठीक है, देखो इसको करते हैं। पहले तो मेरे को ए बनाना है, फिर ए डैश बनाना है, फिर दोनों का यूनियन लेना है ना।
ए बनाना है तो एक सर्किल की जरूरत पड़ेगी। ए हो गया ये वाला, ठीक है, ये ए हो गया, बोलो सही है, रियल रियल यस बोलो। सर। और ए डेस बनाना है, इसका मतलब इस वाले सर्किल को छोड़ दो, बाकी सारे को कवर कर दो। ए डेस का मतलब ए के एलिमेंट नहीं आने चाहिए उसके अंदर, कॉम्प्लीमेंट में ए के एलिमेंट नहीं आने चाहिए, बाकी सारे आ जाएंगे। अब दोनों का जब यूनियन लोगे, यूनियन, जब दोनों का यूनियन लोगे, यूनियन में अपन क्या करते हैं, ऐसे एलिमेंट लेते हैं जो या तो इसमें हो या फिर इसमें हो या फिर दोनों में हो, ठीक है ना। ये ए है और ये ए डैश है, तो दोनों का यूनियन लोगे तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा यू ही आ जाएगा भाई, पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स आ जाएगा ना। ये वाला पार्ट तो इसमें भरा हुआ है और इधर वाला यस सर। पार्ट ए के लिए भरा हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका ए यूनियन ए डैश। और जब इंटरसेक्शन की बात आई तो कॉमन एरिया भरना है जो दोनों में फिल किया हुआ है, ऐसा तो कोई भी कॉमन एरिया नहीं जो दोनों में फिल किया हुआ है, तो नल सेट आ जाएगा उसके केस में आंसर, ठीक है। ये तो इसका हो गया, ठीक है ना। और इन दोनों का जब अपन इंटरसेक्शन लेंगे तो कैसा बनेगा, इंटरसेक्शन लेंगे तो ऐसा बन जाएगा, इस तरीके से बना दो और ब्लैंक छोड़ दो इसको, ठीक है ना। ये बन जाएगा अपना ए इंटरसेक्शन ए डैश, क्लियर है, बोलो। यस सर। यस सर। चलो कर लो इसको note। एक्सरसाइज देखते हैं अपन 1.5 आप लोग ट्राई करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ अभी जितना टाइम है, वैसे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे, अगर कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर है तो क्वेश्चन कोई खास लेवल के है नहीं अभी तक, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जब अपन देखेंगे इसके बाद में आप देखेंगे इस जो अपन ने सेट वाला चैप्टर पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल यूज किस तरीके के क्वेश्चन में होता है ना। एक प्रैक्टिकल यूज तो अपन प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में देखने ही वाले हैं, उससे पहले कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होंगे जो अपनी लास्ट एक्सरसाइज में, मतलब इसका एक तरह से एप्लीकेशन हो गया इस चैप्टर का, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 2-3 क्लासेस और लगेगी, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन। अच्छी तरह से रिवाइज करके रखें इस चैप्टर को, हर चैप्टर में काम में आएगा, ठीक है। सर नेक्स्ट Probability चैप्टर वाले में कौन सा पढ़ेंगे? नेक्स्ट सेकंड चैप्टर ही करेंगे अपन, इसी सीक्वेंस से चलेंगे, रिलेशन वाला ही करेंगे, रिलेशन एंड प्रिंसिपल। देखो एक्सरसाइज 1.5 निकाल लो, एक्सरसाइज 1.5 निकाल लो। इसके बाकी क्वेश्चन तो आप लोग करोगे, फर्स्ट करोगे, सेकंड करोगे, मैं आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन की कुछ बताता हूँ ना। थर्ड क्वेश्चन देखो, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, है ना। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। इसका ये बोल रहा है कि आपको जितने भी सेट दिए हुए हैं नीचे, उनको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं उन सबके, लेकिन सभी क्वेश्चन के लिए जो यूनिवर्सल सेट मानना है ना, वो किसको मानना है, क्या बोल रहा है, बोलो। नेचुरल नंबर के सेट को। हाँ, नेचुरल नंबर के सेट को आपको सभी के लिए क्या मानना है, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ u इक्वल टू एन, क्योंकि अपन जानते हैं n नेचुरल नंबर है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 डॉट, है ना, इन्फिनिट तक ही चलता जाएगा। तो ये यूनिवर्सल सेट सभी के लिए है, इसका कोई भी एक, क्योंकि ये सारे के सारे जो लिखे हुए हैं ना सेट, वो सेट बिल्डर में लिखे हुए हैं, तो अगर अपन चाहें तो उसका सेट बिल्डर का जो सॉल्यूशन है, जो अपन कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, वो वापस से सेट बिल्डर में भी लिख सकते हैं, और अगर अपन चाहें तो उसको टेबुलर में भी लिख सकते हैं, जैसी अपनी मर्जी हो। जैसे बिल्कुल सिंपल सी बात है, फर्स्ट क्वेश्चन ही देख ले। फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपको सेट दिया हुआ है ए, इसके लिए बोला है एक्स एज दैट x is an
इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसका जब मेरे को कॉम्प्लीमेंट निकालना है भाई, या तो आप ऐसा करो, इसको कैसे आंसर लिख सकते हो, देखो इसका मीनिंग, ये तो क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है। अब इसका आंसर अपन दो तरीके से लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। या तो इसको पहले आप जो सेट बिल्डर में दिया हुआ है इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जब इसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका 2 4 6 8, इन्फानाइट सेट है, तो ठीक है ना, इन्फानाइट सेट है। तो और आप जब एडेस लिखना चाहो तो या तो ऐसे लिख सकते हो एक्स एज डेट, क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट में, यहाँ इवन है तो वहां पे क्या आएंगे इसके कॉम्प्लीमेंट, ओड नेचुरल नंबर, ओड आ जाएंगे, है ना, ओड आ जाएंगे, इनको छोड़ने तो ओड आ जाएंगे। एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप चाह रहे हो तो इस तरीके से लिख सकते हो, इनमें जो है उसको छोड़ दो 1 3 5 7, और ये 3 डॉट जरूर लगाए। 3 डॉट का क्या मीनिंग बताया था मैंने, 3 डॉट का क्या मीनिंग बताया था? सर इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं। किसी भी सीरीज में अगर अपन 3 डॉट लगाते हैं इसका मतलब ये जो सीरीज है वो कंटिन्यूसली इनफाइनाइट तक चलती जाएगी, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं आप। इसका एक और कोई एक चीज मैं बता देता हूँ आप लोगों को, सिंपल सी बात है। जैसे 6th पार्ट अगर मैं करूँ, 6th पार्ट इसका, तो ये बोल रहा है सर बस वापस ऐसे से कर यही नाम, हाँ कॉम्प्लीमेंट में इतना ही लिखना है बस। एक्सरसाइज इजी है इस चैप्टर की, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है ना इंपॉर्टेंट, वो थोड़ा सा तो अपन लास्ट जो पार्ट पढ़े, लास्ट इसका लास्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, और मैक्सिमम यूज इसका प्रोबेबिलिटी वाले और रिलेशन वाले चैप्टर में होगा इस चैप्टर का। ये तो बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। इसमें तो आप लोगों को केवल इतना आइडिया रहे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं किसी सेट का, ठीक है। सर आपने फर्स्ट वाले में ए भी बताया और ए डैश भी बताया, तो दो सब में सारे दोनों बता दें क्या? अरे क्वेश्चन पढ़ो तो सही, तुम क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना बताया नहीं है मैंने, एक सेट दिया हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तुमने, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको जितने भी सेट दिए हुए हैं उनके कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो कॉम्प्लीमेंट को तो एडेस से ही रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। यहाँ पे वापस से ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो तुम, इसमें गिवन नहीं है तो एक्स एज दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर मैं सेट बिल्डर में ही लिखना चाहूँ तो क्या लिखूं बताओ, एक्स एज दैट एक्स इज ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर या नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल इजी है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे ही लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज आप इसका टेबुलर फॉर्म बनाने बैठोगे, ठीक है, तो एक प्रॉपर आइडिया नहीं लग पाएगा उससे। आप परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर लिखोगे, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना, 9 हो गया, 16 हो गया, तो इससे थोड़ी सीरीज जो है वो प्रॉपरली बन नहीं पाएगी, और इसका जब आंसर लिखने बैठोगे तो 2 3 5 इस तरीके से नंबर लिखोगे, ठीक है ना, इस तरीके से। जिससे बढ़िया तो ये है, इससे इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही अपने को प्रॉपर। अगर कोई डायरेक्ट देखे तो कोई आइडिया नहीं लगा सकते कि क्वेश्चन किस बिहाफ पे पूछा गया होगा, ठीक है। लेकिन इससे प्रॉपर आइडिया लग पाता तो कुछ चीजों में आपको ज्यादा बेटर रहेगा कि उसको सेट बिल्डर में ही रहने दें। और यहाँ पे तो बिल्कुल अपने को आइडिया लग पा रहा था, इसलिए कोई प्रॉब्लम थी नहीं, ठीक है। तो इसको अवॉइड करें इस पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चन के लिए। सीधा सीधा था एक्स एज एट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, एक्स एज एट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल है। इसलिए एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हो, अगर जिन लोगों ने किए तो उनको पता चल रहा होगा कि एक्सरसाइज में कुछ खास कंसेप्ट है नहीं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बस जितने कंसेप्ट आए इसमें कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट किसे बोलते हैं अपन, यूनियन का क्या मतलब है, ठीक है ना, कौन से जो यूनियन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है, किस तरीके से यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंटरसेक्शन के ऊपर, किस तरीके से उनको अपन वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं, ये चीजों में ज्यादा ध्यान दें आप लोग, ठीक है ना।
जैसे 9th क्वेश्चन है, इसको बी सेट नाम दे दूं, इसमें गिवन नहीं है तो, है ना। एक्स एज दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। इसको देखो कितने तरीके से कर सकते हैं अपन। इसका मतलब पहले तो ये बता दो कि इसमें एलिमेंट क्या आएगा, सेट बी में एलिमेंट आएगा क्या एक्चुअल में। सेट बी में सर 2x 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना भाई। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला x चाहिए मेरे को, और x है क्या, इसमें से हो सकता है नेचुरल नंबर हो सकता है, वो लिखा हुआ यूनिवर्सल सेट, इसी के रेफरेंस में करना है अपने को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको बनाने जाऊं तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप जब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट जब आप इसका लिखोगे तो आप कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिख सकते हो, देखो। सर 2 ही क्यों? हाँ क्या हुआ, सर आपने इसका आंसर मतलब 2 ही क्यों लिया? 2 इसलिए लिया है, देखो आपको x की ऐसी वैल्यू, यहाँ पे क्या लिया हुआ है, x एज दैट, x इस तरीके से हो सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इस इक्वेशन को कितने वैल्यू सेटिस्फाई करेगी x की, नेचुरल नंबर में से x की कितनी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। लीनियर इक्वेशन है ना विद वन वेरिएबल, यस सर। तो एक ही चीज सेटिस्फाई कर सकती है इसको, नेचुरल नंबर में से केवल एक नंबर, और वो कौन सा है, 2 है। 2 2 जा 4 प्लस 5 इक्वल टू 9 हो जाएगा, इसलिए इसमें केवल एलिमेंट 2 आएगा। तो आपको इसमें वो वाले 2 को छोड़ के सारे एलिमेंट फिल करने हैं, ठीक है ना। 2 को छोड़ के सारे एलिमेंट फिल करने हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x एज दैट 2x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 9। सही है, बोलो। यस यस सर। ठीक है भाई, इसका ये मीनिंग हो गया, आपको x की वो सारी वैल्यू लिखनी है जिसके लिए ये जो इक्वेशन है नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होनी चाहिए, सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। तो केवल एक जगह सेटिस्फाई होगी इक्वेशन इस पे, बाकी किसी भी नेचुरल नंबर पे इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो बीडेस है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे क्या था अपना टोटल सेट n था ना, n में से इस सेट को माइनस कर दो, ये भी अपना एक आंसर हो सकता है। देखो इसका भी सेम मीनिंग है, टोटल नेचुरल नंबर है पूरा यूनिवर्सल सेट या n, उसमें से इस एलिमेंट को माइनस कर दो, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर सही है इसके, दोनों का मीनिंग सेम है, आप देख लो। तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते कि x डज नॉट इक्वल टू 2? हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x एज दैट x बिलोंग्स टू n एंड x डज नॉट बिलोंग टू, या फिर x नॉट इक्वल टू 2 लिख दो, है ना। सॉरी, यहाँ पे यदि लिखो x नॉट इक्वल टू 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। डज नॉट बिलोंग टू तो फिर सेट में लिखना पड़ेगा अपने को, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब जो तुम बोल रही थी निहारिका, डज नॉट बिलोंग टू का यूज करना चाह रही हो, तो इस तरीके में फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। एक तरीका और हो सकता है, अगर तुम यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग टू लिखना चाह रही हो तो फिर आपको सेट में लिखना पड़ेगा, ये इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है, एंड x डज नॉट बिलोंग टू 2। इस वाले सेट में से नहीं हो सकता, क्योंकि अपन जब भी ये एप्सिलॉन सिंबल का यूज करते हैं तो उसके आगे सेट लिखा जाता है हमेशा। भाई इस तरीके से तो लिखते थे अपन कि 2 डज नॉट बिलोंग टू सेट A, या 3 डज नॉट बिलोंग टू 2 5 6, इस तरीके से ही तो लिखते हैं। आगे तो सेट लिखा जाता है इसके, तो इस डज नॉट बिलोंग टू या बिलोंग टू का यूज करो तो आगे सेट में लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर है ये? बिल्कुल Yes, sir. वर्सेटिलिटी है, किसी भी तरीके का यूज कर सकते हो। चार तरीके तो अपन यहीं पे देख लिए इसका आंसर लिखने के, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन में होगा ऐसा, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को इतने तरीके से कर पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, 1.5 कंप्लीट कर पाएंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट देखेंगे, और आगने वाली 3 क्लासेस में ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा।
सर एक बार क्वेश्चन 6 बताओ ना। क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला, कौन सा, 5th या 6th? नहीं सर, मतलब इसके पार्ट में नहीं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है बुक का ही। अच्छा, क्वेश्चन नंबर एक बार 6 आप है। बस बता दो कि वो कहना हाँ हाँ क्या हाँ चाह रहा है। हाँ, ठीक है। देखो ये बोलना चाह रहा है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। यूनिवर्सल सेट तो सारे ट्राइंगल का एक सेट है, जिसमें से ए सेट जो है उसमें कौन से आ रहे हैं वो देखो। ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मतलब आपको अपने सेट ए में वो वाले ट्राइंगल लेने हैं जिसका कम से कम एक एंगल जो है ना वो 60 के अलावा कुछ भी है। मतलब या तो आप ऐसा ट्राइंगल ले सकते हो जिसमें इसका मान लो 70 है, इसका 30 है, और एक एक एंगल जो है वो 60 के अलावा कुछ भी होना चाहिए। एक एंगल जो है वो 60 के अलावा कुछ भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि बाकी के दो क्या हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ये 60 हो सकता है, ये भी 60 हो सकता है, ये वाला कुछ और। अगर ये दोनों 60 हुए, एक बात समझो, ये दोनों 60 हुए तो ये भी क्या होना पड़ेगा, बोलो। सर 60 ही होगा सर। ये भी 60 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला जो है वो इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है क्या, एक बार देखो। कम से कम एक एंगल 60 के अलावा कुछ और होना चाहिए, तो आपको इसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल हटाना पड़ेगा। सीधी सीधी बात ये बोल रहा है। अगर जब आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोलेगा ना, एडेस निकालने के लिए बोल रहा है इसमें, तो एडेस का मतलब हो गया एक्स एज डेट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सारे के सारे एंगल कितने आते हैं, जिसमें सारे के सारे एंगल कितने आते हैं, 60 60 डिग्री आते डिग्री। हैं। तो और आपको ए सेट में वो वाले ट्रायंगल सब इंक्लूड करने के लिए बोला था कि जिसका कम से कम एक एंगल जो है वो 60 के अलावा कुछ और हो। ऐसे तो कई सारे हो सकते हैं, कम से कम एक 60 के अलावा कुछ और हो, सारे 60 नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, क्लियर हुआ क्या निहारिका? यस सर। ठीक है ना, कम से कम एक एंगल, ऐसा ट्रायंगल आपको लिखना है सेट ए में जिसमें जिसका कम से कम एक एंगल 60 के अलावा कुछ भी हो। तो अगर ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल इक्वल नहीं है तो भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि इसका एक क्या सारे के सारे एंगल ही 60 के अलावा कुछ और है। अगर एक ऐसा ट्रायंगल आ गया जिसका एक एंगल 60 है, ठीक है, एक एंगल 70 है और एक एंगल 50 है, तो ये भी अपना आंसर हो गया, क्योंकि एक एंगल 60 के अलावा कुछ और है। क्योंकि यहाँ तो दो एंगल, एक तो 50 मिल रहा है, एक 70 मिल रहा है, तो यहाँ पे तो अपने को दो दो एंगल ऐसे मिल रहे हैं जो 60 के अलावा कुछ और है। दुनिया के सारे ट्रायंगल आ जाएंगे केवल और केवल इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के, इस सेट की ए के अंदर। क्यों? क्योंकि 60, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके सारे के सारे एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। जबकि इसने बोला है कि उसका एटलीस्ट वन एंगल जो है वो अदर देन 60 होना चाहिए। क्लियर है 6 क्वेश्चन, बोलो। यस सर। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तब क्या लिखोगे, एक्स एज डेट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके सारे 60 होते हैं। और कोई क्वेश्चन? और आप लोग ट्राई करेंगे तब पता चलेगा ना, ज्यादा कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं इसमें। और जब 5th क्वेश्चन आप करोगे तो 5th तो अपन ने ऑलरेडी कर लिया, आप लोग फिर भी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ये जो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट वाला जो है ये अपन ने पहले से ही कर लिया, सारे कर लिए ये वाले, तो भी आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं बिना देखे एक बार। चलो क्लास एंड करता हूँ। ठीक है, और कोई डाउट है अभी तक, और कोई डाउट है? नो सर। नो ठीक सर। है, चलो क्लास एंड करता हूँ।